अध्याय 28 स्मरण शक्ति का प्रशिक्षण। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में सन्नाटा रहता है। हमारे विचार कई कड़ियों से जुड़े होते हैं। एक हिस्से की जागृति से हजारों विचार जन्म लेते हैं। विचार आएंगे और उड़ जाएंगे। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। जय हो, याददाश्त की जय हो। यह कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। वर्षों बाद भी याददाश्त बरकरार रहती है। पुरानी यादें ताजा होती रहती हैं। विचारों और विचार के साथ जुड़ा चिंतन कभी भुलाया नहीं जा सकता। याददाश्त पर घटना से संबंधित स्थान और समय का सदा अधिकार रहता है। सैमुअल रोजर्स। ठाकरे जैसे कई महान वक्ताओं ने भाषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों की रचना मंच से घर लौटते वक्त की है। मार्क ट्वेन ने अक्सर घटना की नजाकत का सही अर्थ घटना स्थल से निकल जाने के बाद समझा है। मौके पर सही आकलन न कर पाने की योग्यता से कई वक्ता परेशान रहे हैं। लिवरपूल में महान भाषण प्रस्तुत करने वाले वक्ता हेनरी वार्ड बीचर की सबसे बड़ी योग्यता ही यह थी कि वो कभी कुछ भूलते नहीं थे। उनकी याददाश्त सदा ताजा रहती थी। बीचर ने कहा है कि भाषण देते वक्त विषय से जुड़ी सभी घटनाएं, वाद विवाद एवं अपील याद रहती है। अतः भाषण देते वक्त बीचर उदाहरणों की झड़ी लगा देते थे। उनके मस्तिष्क में उदाहरण ऐसे पहुंच जाता है जैसे देव मंत्रों के द्वारा दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया जाता है। बेन जॉन्स अपने द्वारा लिखे गए किसी भी विचार, वाक्य, निबंध इत्यादि को दोबारा हूबहू लिखने की योग्यता रखते थे। स्केलिजर ने 3 हफ्तों में संपूर्ण इलियड कंठस्थ कर ली थी। लॉक्स ने कहा है कि बिना याददाश्त के मनुष्य एक बच्चे के समान होता है। अरस्तु ने याददाश्त को बौद्धिक शक्ति का पैमाना बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी याददाश्त वक्ता के लिए वरदान समान होती है। लेकिन क्या विचार, अनुभव, पढ़ाई इत्यादि द्वारा हासिल की गई जानकारी को याद करने का अभ्यास भी किया जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रकार? जानने की कोशिश करते हैं। 20 साल पहले एक अनाथ बच्चे ने न्यूयॉर्क के एक होटल में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। इसी दौरान पढ़ने में उसकी रुचि जागृत हो गई और उसने हेनरी जॉर्ज के लेख तरक्की और निर्धनता का अध्ययन किया। इस प्रकार ज्ञान के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो पढ़ने का आदी हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो पढ़ा हुआ भूल जाता है। तो उसने स्वयं ही अपनी याददाश्त बरकरार रखने का अभ्यास शुरू कर दिया। इस प्रकार वो बच्चा दुनिया का सबसे महान याददाश्त विशेषज्ञ बना। इस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय फेलिक्स बैरोल है। बैरोल दुनिया के किसी भी शहर में रहने वाले लोगों को उनके 5000 मूल निवास स्थानों के बारे में बताने की योग्यता रखते थे। उन्हें किसी सभा में मिले 40 लोगों का नाम याद रहता था। हैरत की बात यह है कि वे मिलने का क्रम भी याद रखते थे, यानी कौन पहले मिला, कौन 7वें, 10वें, 15वें या फिर 40वें क्रम में मिला। उन्हें इतिहास की महत्वपूर्ण तारीखें याद थीं। खास है कि वो विभिन्न तारीखों का एक दूसरे से संबंध भी स्थापित कर सकते थे। याददाश्त में भ्रम के लिए जगह नहीं होती। याददाश्त का सटीक होना अत्यंत आवश्यक होता है। वक्ता के लिए याददाश्त की भूमिका अहम होती है। खास है कि याददाश्त को मजबूत करने का अभ्यास किया जा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? शब्दों को रट्टे द्वारा याद करने का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार शब्दों का पहाड़ तैयार होता रहता है। नए शब्द याद रहते हैं, लेकिन पुराने गायब हो जाते हैं। अफसोस के विद्यालयों में भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अतः किसी चीज को याद रखने का यह सिद्धांत स्वाभाविक महसूस होने लगता है, लेकिन हकीकत में इस प्रक्रिया से मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ व्यक्ति विलक्षण बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन सभी इस विशेषता के साथ जन्म नहीं लेते। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रतिभा को अभ्यास के द्वारा हासिल किया जा सकता है। शारीरिक कष्ट और मानसिक उलझन के वक्त भी याददाश्त पर जोर डालना हानिकारक होता है।
स्वस्थ शरीर ही उत्तम मानसिक क्रियाओं को जन्म देता है। अंततः परंपरागत परिपाटी और सिद्धांतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सामान्य तथ्यों की जानकारी और याददाश्त कार्य को सही दिशा देने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। याद रखें कि किसी तथ्य को याद रखने के लिए 10 शब्दों को याद रखना गलत सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार घटना के क्रम को बखूबी याद किया जा सकता है। याददाश्त का प्राकृतिक सिद्धांत। किसी जानकारी या तथ्यों को याद करते वक्त मस्तिष्क को पूरी तरह उस विषय पर केंद्रित करना चाहिए। भटकाव से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। खरीदारी पर निकले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनसे क्या क्या लाने को कहा गया था। आमतौर पर पत्नियों को अपने पतियों से यह शिकायत होती है। इस लापरवाही की वजह कमजोर याददाश्त नहीं होती। यदि सामान की सूची को ध्यान से सुना जाए तो चूक हो ही नहीं सकती। यदि आप भी इस समस्या के शिकार हैं तो एक बार इस सुझाव को अपनाकर जरूर देखिए। एकाग्रता और ध्यान से सुनने का मतलब यह नहीं है कि मस्तिष्क की सभी शक्तियों को केंद्रित किया जाए। विचारों में भटकाव से याददाश्त पर नकारात्मक असर पड़ता है। किसी चीज को याद रखने के लिए केवल उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। याद रखें कि जरूरत से ज्यादा ध्यान देना भी याददाश्त के लिए हानिकारक होता है। आमतौर पर व्यक्ति उन्हीं विषयों पर ध्यान देता है जिनमें उसकी रुचि होती है। बाकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आमतौर पर लोग सेब के बीज के स्वरूप और आकार पर ध्यान देते हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि भी ज्यादातर लोगों को याद है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें दोनों में से कुछ भी याद नहीं है। पेड़ की टहनी पर लगी खरोंच समय के साथ भर जाती है और उसी स्थान पर से नई शाखा भी निकल आती है, लेकिन गेटिसबर्ग के पेड़ों पर आज भी 50 साल पहले के निशान साफ दिखाई देते हैं। लापरवाही के साथ सुनी गई बात कभी याद नहीं रहती। ऐसी जानकारी जल्दी मिट जाती है। दिमाग में इसका कोई सूत्र जीवित नहीं रहता। केवल गहराई से सुनी गई जानकारी को ही इच्छानुसार याद किया जा सकता है। हेनरी वॉर्ड बीचर ने कहा है, सपनों में बिताए गए वर्षों के मुकाबले जीवन का एक भावुक क्षण ज्यादा स्पष्ट तौर पर याद रहता है। ध्यान से सुनिए, जानकारी जरूर याद रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि ध्यान को किस प्रकार केंद्रित किया जाए। किसी योद्धा की युद्ध कला को किस प्रकार निखारा जाता है। एक कारगर तरीका यह है कि सैनिक की बंदूक और गोलीबारी की तादाद को बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार किसी जानकारी को याद रखने के लिए ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए। जानकारी पर बार बार विचार करना चाहिए। लापरवाही से पढ़ने की आदत याददाश्त को नुकसान पहुंचाती है। विषय में रुचि न होने के बावजूद ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस अभ्यास से याददाश्त मजबूत होती है। माहौल से भी ध्यान केंद्रित करने में सहायता या असहायता मिलती है। ज्यादा शोर शराबे में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। अतः भीड़ में खुद को अकेला समझने का अभ्यास कीजिए। यकीन मानिए ये मुमकिन है। किसी विषय को सुनते या पढ़ते वक्त दिमाग में चल रही बाकी सभी उलझनों को दूर करने का अभ्यास कीजिए। अगला महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दीजिए और उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। सभी तथ्यों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर स्पष्टता के साथ विचार कीजिए। एक के बाद एक तथ्य पर ध्यान दीजिए। विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमानुसार याद रखने का अर्थ है कि आप इस कला में निपुण होने लगे हैं। याददाश्त की प्रक्रिया में तथ्यों का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। याददाश्त बढ़ाने के अभ्यास में यह सिद्धांत सर्वोपरि है। कुछ वक्ता केवल भाषण के मुख्य बिंदुओं को याद करते हैं और भाषण के दौरान मुख्य बिंदुओं को शब्दों से भर देते हैं। कुछ वक्ता मुख्य बिंदुओं से संबंधित विचारों के क्रम को याद करते हैं। इसके अलावा कुछ वक्ता विचारों के क्रम को याद रखने के लिए मंच के आसपास मौजूद चीजों के साथ क्रम का संबंध स्थापित कर लेते हैं। संभव है कि भाषण के दौरान विचारों का क्रम बिगड़ जाए। मानकर चलिए कि क्रम में तीसरा विचार नाकामी से संबंधित था। ऐसे में मंच की किसी दीवार पर बंद घड़ी से नाकामी का पहले से ही संबंध स्थापित कर चुका वक्ता इस बिंदु को याद कर सकता है।
इस प्रकार संबंध स्थापित करने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में 6 प्रकार की कल्पना शक्ति, चित्र, आवाज, गति, स्वाद, खुशबू और स्पर्श के महत्व पर भाषण देने वाले वक्ता ने इस क्रम को याद रखने के लिए एक विचित्र शब्द तैयार किया, चागस खुश स्पर्श। कागज के एक पुर्जे पर लिखे इस शब्द के माध्यम से वक्ता को क्रम याद करने में बहुत सहायता मिली। इसी प्रकार बच्चों को स्पेलिंग याद कराने का अभ्यास कराया जाता है। भाषा का ज्ञान न रखने वाला कार ड्राइवर शुरू के कुछ शब्दों को याद कर लेता है और अंदाजा लगाने में माहिर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर रानी से रानी लक्ष्मीबाई रोड, गांधी से गांधी स्मारक रोड, महात्मा से महात्मा गांधी रोड। किसी महत्वपूर्ण गोल चक्कर से कटने वाले 5 एक जैसे रास्तों को याद रखने के लिए कुछ इस तरह का संबंध स्थापित किया जाता है। अ से अशोक रोड, अक से अकबर रोड, ज से जनपथ, क से कस्तूरबा गांधी और ई से इंडिया गेट। इसी प्रकार निशानियों को याद रखकर भी रास्तों का पता लगाया जा सकता है। दरअसल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बहुत सरल होती है। व्यक्ति संकेतों, निशानियों, अक्षरों आदि से संबंध स्थापित कर लेते हैं। अर्थात संबंध स्थापित करने की इस प्रतिभा का लाभ उठाना चाहिए। जानकारी को बार बार दोहराने से भी याददाश्त मजबूत होती है। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिज्ञ थर्लो वीट्स रोजमर्रा की मुलाकातों में मिलने वाले लोगों के नाम भूल जाया करते थे। इस कमजोरी से उबरने के लिए उन्होंने मुलाकात के दौरान लोगों के नाम को ध्यान से सुनना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलने वाले लोगों के नाम पर चर्चा करने की आदत डाल ली। इसमें शक नहीं कि माननीय वीट्स के साथ नाम भूलने की समस्या बहुत गंभीर हद तक पहुंच गई थी, लेकिन इस अभ्यास के द्वारा उन्होंने इस मुश्किल पर काबू पा लिया। किसी अध्याय, विचार आदि को पढ़ने के बाद पुस्तक बंद कर देनी चाहिए और गौर से पाठ को जोर जोर से दोहराना चाहिए। ऐसा करने से याददाश्त मजबूत होती है। याददाश्त मजबूत करने के लिए एकाग्रता और जोर जोर से पढ़ने के तरीके को कई महान लोगों ने कारगर बताया है। जो आप याद करना चाहते हैं उसे लिखने की कोशिश करें। इस प्रकार पढ़ा हुआ याद करना आसान हो जाता है। यदि आप लिखने के बाद भाषण को जोर जोर से पढ़ेंगे तो उसे ध्यान से सुनेंगे और उस पर गौर फरमाएंगे तो भाषण कंठस्थ हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान आवाज, लिखावट और चित्रण के जरिए याददाश्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। कुछ लोग आवाज को सटीक तौर पर पहचानने में निपुण होते हैं। ये लोग देखी गई चीजों के मुकाबले सुनी गई आवाजों के माध्यम से घटना को याद करने में दक्ष होते हैं। यदि आप सुबह टहलने के किसी विशेष दिन को याद करते हैं तो आपको आसपास के दृश्य याद आते हैं या आवाजें। जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी याददाश्त में आवाज का ज्यादा महत्व है या दृश्य का। इन दोनों में से जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत हो उसे निखारने का अभ्यास कीजिए। किसी विचार को दिमाग में बैठाने के लिए सभी संभव विधियों का इस्तेमाल कीजिए। रोजमर्रा की आदतें भी याददाश्त को मजबूत करने में सहायक होती हैं। मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावक से सीखिए। निरंतर व्यायाम, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों न किया जाए, धावक की शक्ति को बरकरार रखता है। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास से याददाश्त में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। राह में गुजरने वाले लोगों की वेशभूषा, अंदाज और शक्ल के विस्तार से व्याख्यान करने का अभ्यास कीजिए। अपने कमरे की बारीकियों पर ध्यान दीजिए। फिर आंख मूंद कर कमरे की हर बारीकी का व्याख्यान कीजिए। किसी प्राकृतिक दृश्य को ध्यान से देखिए और फिर विस्तार से लेख लिखिए। ध्यान दीजिए कि व्याख्यान या लेख में आप क्या भूले और क्या याद रहा। खिड़की से सड़क की ओर झांकिए, फिर उस दृश्य को याद कीजिए। ध्यान दीजिए कि आप क्या भूल गए। निरंतर अभ्यास से याददाश्त, व्याख्यान और लेख का स्तर बढ़ता है। ऐसा अभ्यास व्यक्ति को निपुणता की ओर ले जाता है। साहित्यिक रचना के सुंदर व्याख्यानों को बार बार याद कीजिए। इस प्रकार न केवल याददाश्त बढ़ेगी बल्कि साहित्य में छुपे सुंदर शब्द और मुहावरों का भी ज्ञान बढ़ेगा। यह अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास की मात्रा कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व केवल निरंतर अभ्यास का होता है। अंततः अपने अंदर छिपे भय को बाहर निकालकर फेंक दीजिए।
स्वयं से कहिए कि आप याद कर सकते हैं और आप में याद रखने के सभी गुण मौजूद हैं। स्वयं के विश्वास को मजबूत कीजिए और निपुणता की कल्पना कीजिए। यदि आप में भूलने का भय हावी है तो कुछ भी याद रखना संभव नहीं है। भय को जड़ से उखाड़ना आवश्यक होता है। शुरुआत में निराशा मिल सकती है, लेकिन यकीन मानिए कि निरंतर प्रयास से हर समस्या से उबरा जा सकता है। भाषण याद करना। अब तक दिए गए सभी सुझावों को आजमा कर देखते हैं। पहले इस अध्याय का दोबारा अध्ययन कीजिए। ध्यान दीजिए कि याददाश्त मजबूत करने में किन 9 विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन कीजिए और फिर जानने की कोशिश कीजिए कि याददाश्त बढ़ाने में ये सुझाव कितने कारगर हैं। इन सुझावों को अपने दिमाग में स्पष्टता के साथ स्थान दीजिए। अब किसी विचार को याद कीजिए। इसके बाद उस विचार के मुख्य बिंदुओं को याद कीजिए। विचार में छुपे संदेशों के क्रम को याद कीजिए। फिर सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद किए गए विचार को दोहराने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए कि पहले के मुकाबले याद करना आसान हुआ या नहीं। इस अभ्यास को निरंतर दोहराते रहिए। कुछ समय बाद विश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। केवल एक छोटी सी शुरुआत मनचाही मंजिल तक पहुंचा सकती है। समस्या से कैसे उबरें? ईमानदारी के साथ की गई मेहनत के बावजूद यदि परिणाम न मिलें तो क्या किया जाए? यह स्थिति बहुत दुखद होती है, लेकिन इसका सामना करना चाहिए। निसंदेह ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन ऐसी निराशा को नकार देना चाहिए। नए सिरे से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। सच्ची मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। मंच के आसपास टहलने से स्वयं को भाषण के लिए तैयार करना आसान हो जाता है। विचारों का क्रम स्थापित होता है और किसी बड़ी चूक की संभावना कम हो जाती है। सबसे सटीक और प्रभावशाली तरीका यह है कि वाक्य के अंतिम शब्द के साथ अगले वाक्य की शुरुआत की जाए। इस प्रकार भाषण के दौरान भाषा का बहाव और विचारों का क्रम बरकरार रहता है। यदि इस तरीके का सहजता से इस्तेमाल किया जाए तो भाषण में कुछ नएपन की संभावना भी बढ़ जाती है और इस प्रकार मंच पर होने वाला भटकाव विचारों की कड़ी को तोड़ने का काम नहीं करता। आखिरी शब्द के सहारे वक्ता विचार के भाव को याद कर लेता है। देखते हैं कि इस विधि से क्या फायदा होता है। मंच पर सोचे गए शब्द हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं होते, लेकिन अटकने से बेहतर है कि भाषण को जारी रखा जाए। भाषण की पूर्णता बोलने के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप कहें कि जॉन ऑफ आर्क ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो स्वाभाविक तौर पर इस कथन का व्याख्यान कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। स्वतंत्रता एक ऐसा सौभाग्य है जिसके लिए मानव जाति सदा संघर्ष करती आई है। संघर्ष के उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। इतिहास मजदूरों, गुलामों और कमजोरों के संघर्षों का गवाह है। मध्यकालीन युग में वही शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास सेना होती थी, हथियार होते थे और किला होता था। लेकिन बंदूक की खोज के बाद मजबूत किलों की दीवारों, तीर, तलवार, भालों आदि का कोई महत्व नहीं रहा। स्वतंत्रता के संघर्ष में बारूद का महत्व सर्वोपरि रहा है। बारूद की खोज ने नए युग का निर्माण किया। इस प्रकार स्वाभाविक तौर पर एक विचार को दूसरे विचार से जोड़कर विचारों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। विचारों को कुछ इस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है। बारूद और बंदूक की खोज से जहां एक ओर कमजोर और बेगुनाह मजदूरों, गुलामों और क्रांतिकारियों की हत्या की गई, वहीं कई निरंकुश राजाओं के किले भी ध्वस्त किए गए। स्वतंत्रता के संघर्ष में गोली बारूद के दम पर कई क्रूर शासकों का तख्ता पलटा गया तथा मानव जाति के लिए नए युग का निर्माण किया गया। इस प्रकार के अभ्यास से भाषण के दौरान क्रम, विचार इत्यादि भूलने की स्थिति में बौखलाहट से बचा जा सकता है। साधारण एवं प्रतिभाशाली व्याख्यान के जरिए भाषण को खींचा जा सकता है। इस बीच छूटी हुई कड़ी को दोबारा पकड़ा जा सकता है और इसलिए सलाह है
के भाषण से संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी को आवश्यक महत्व देना चाहिए।